morning, dear students. In the previous section of your class, we have discussed the branches of psychology. Okay. In this section, we will discuss the themes of psychology. देखिए बेटा, जो themes थी उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि थीम्स क्या हैं, साइकोलॉजी के थीम्स क्या हैं. थीम्स वो चीज़ है जिन पर जो आपकी साइकोलॉजी है वो डिपेंड करती है उसकी रिसर्च. ठीक है, किन चीज़ों को लेकर जो आपकी साइकोलॉजी है रिसर्च करती है, कौन सी चीज़ें उसकी क्राइटेरिया में आती हैं, स्टडी क्राइटेरिया में. तो उसमें बेसिकली जो आपका ये जो साइकोलॉजी का सिलेबस है आपका 11th का, इसमें 4 या 5 आपकी थीम्स दी गई हैं. ओके, तो फर्स्ट थीम आपकी क्या कह रही है? थीम 1, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज एटम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. ये जो आपकी थीम 1 है वो कह रही है कि जैसे अदर साइंसेस में क्या होता है, अदर साइंसेस में किस चीज़ के लिए प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपके जो थ्योरम बनाए जाते हैं. जैसे आपका केमिकल रिएक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो वो आपकी केमिस्ट्री में आती है. ठीक है, अब फिज़िकल जो चीज़ें होती हैं वो आपकी फ़िज़िक्स में आती हैं. फिज़िकल सब्सटेंसेस होते हैं, उन पर लेकर रिसर्च आपकी कहाँ पर होती है? आपकी फ़िज़िक्स में होती है. तो उसी तरह से जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें हमारे जो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस होती हैं उनको लेकर अटेम्प्ट किए जाते हैं कि प्रिंसिपल्स दिए जाएं. जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रिंसिपल्स जनरेट होते हैं, उसी तरह से जो हमारी साइकोलॉजी वो जनरेट करती है किस चीज़ को लेकर? प्रिंसिपल्स, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को लेकर. In research, the main concern is with the understanding and explanation of behavior and mental events and processes. Psychologists who choose to engage in research function more like other scientists like them. They draw conclusions which are supported by data. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? चूज़ करते हैं जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, जो बिहेवियर होता है उनको चूज़ करते हैं और उन पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं और फिर क्या करते हैं? कंक्लूजन्स निकालते हैं और उनके बेस पर क्या करते हैं? थ्योरम देते हैं. अब जो आपकी मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर क्या है? मेंटल प्रोसेसेस तो आपको पता है, आपकी थिंकिंग हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, ये सारा क्या है? मेंटल प्रोसेसेस हैं. अब इन्हीं के बेस पर क्या होता है? हमारा बिहेवियर जनरेट होता है. तो जो हमारा साइकोलॉजी है वो किसको स्टडी करता है? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को. ओके, तो जो हमारी फर्स्ट थीम है, द पर्पस इज़ टू डेवलप जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. अब जो हमारी साइकोलॉजी है, जो उसकी स्टडी का जो मेन मोटिव है वो क्या है? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप करना जो कि जनरल हो. ऐसा नहीं है कि आपने आज रिसर्च की किसी चीज़ को लेके साइकोलॉजी में तो वो सिर्फ उसी ग्रुप के लिए है. आपने सपोज़ कि एक टेस्ट किया और टेस्ट किसके ऊपर किया? आपने 11th ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों पर कर लिया या कॉमर्स के बच्चों पर कर लिया. लेकिन अगर हम आपके पास साइंस के बच्चों को लेकर आते हैं तो वहाँ पर क्या है? वो जो रिसर्च है आपकी, जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाता है क्योंकि वो साइंस के बच्चे हैं. तो वो क्या है? साइकोलॉजी ऐसी चीज़ों को क्या करती है? नेग्लेक्ट करती है, इग्नोर करती है. वो क्या कहती है कि जो भी प्रिंसिपल्स दिए जाएं वो क्या होने चाहिए? जनरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए. अगर हम किसी एक ग्रुप पर, एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर हम दूसरा ग्रुप वहाँ पर लेकर आते हैं अदर पर्सनस को इंक्लूड करके, तो वो उन पर भी रिसर्च की जा सके और उसके जो डाटा हमने कलेक्ट किया है जो पहले ग्रुप से, वो उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सके. तो वो क्या कहलाते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स. और ये जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस रिलेटेड होते हैं? आपके बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस से. द कंक्लूजन्स ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टडीज अप्लाई टू एवरीवन एंड आर देयरफॉर यूनिवर्सल. अब ये जो हमारे कंक्लूजन्स होते हैं, जो हमने स्टडी की साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल रिसर्च की, तो उसके बेस पर जो कंक्लूजन्स निकाले हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी एक कंट्री को लेकर, किसी एक कल्चर के ऊपर अप्लाई हो सकते हो कि दूसरी कल्चर पर अगर हम करें तो वहाँ पर भी फॉल्स प्रूव होते हो. तो साइकोलॉजी क्या करती है? यूनिवर्सल फैक्ट्स देती है, यूनिवर्सल फिनोमेना देती है और वो जनरल जो कैटेगरी होती है उसी के लिए वर्क करती है. किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो वर्क नहीं करती है.
experimental, comparative, physiological, developmental, social, differential and abnormal psychology are generally regarded as domains representing basic psychology. अब ये जो इतनी सारी ब्रांचेस यहाँ पर आई हैं साइकोलॉजी की, ये सब क्या है? ये डोमेन्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपकी बेसिक साइकोलॉजी को। अब क्या होता है कि जब ये बेसिक साइकोलॉजी को क्या कर रहे हैं, आपकी शो कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम रिसर्च करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट बन जाती है। ओके, जो आपकी डिफरेंट अभी हमने डोमेन्स की बात की थी, तो उनका क्या होता है? डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो डिफरेंट उनके क्या होंगे? साइकोलॉजिकल रिसर्च के जो मेथड्स होंगे या फिर उनका जो सब्जेक्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा। लाइक आपका जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं? वो स्टडी करते हैं द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन एक्सेट्रा। ठीक है, वो किस पर वर्क करते हैं? आपकी परसेप्शन पर फोकस करेंगे, आपके मोटिवेशन पर फोकस करेंगे, लर्निंग पे फोकस करेंगे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट को यूज़ करेंगे एज देयर मैथड ऑफ इंक्वायरी। वेयर ए psychologists attempt to examine physiological basis of these behaviors। अब जो हमारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या है? फिजिकल वे में किसी भी चीज़ को एनालाइज करना कि फिजिकली अगर किसी बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है किसी पर्सन के, तो उसका जो बिहेवियर है वो किस पर्टिकुलर मैनर में वर्क करेगा। तो जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो एग्जामिन करते हैं फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दीज बिहेवियर्स, कि अगर किसी पर्सन के साथ, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि कुछ हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं, अगर वो कम या ज़्यादा रिलीज़ हो जाएं तो सैडनेस भी हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है? उसके पास कोई रीज़न नहीं है सैड होने का, उस पर्सन के पास कोई पर्टिकुलर, लेकिन उसके अंदर किसी पर्टिकुलर हार्मोन की कमी है जिसकी वजह से वो क्या फील कर रहा है? सैड फील कर रहा है। तो जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे का फिजियोलॉजिकल बेस जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से जो आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ टू इट्स एंड। अब जैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जब से जन्म लेता है और टिल डेथ तक उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हर स्टेज पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये आप फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे बेटा। तो वहाँ पर क्या है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट उन सारे चेंजेस को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ओके, whereas social psychologists focus on the study of experience and behavior of individuals as they take place in social context। अब यहाँ पर सोशल साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है हमें कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो, उनकी जो रिसर्च है वो किस कंटेक्स्ट में काम करती है? आपकी सोशल गैदरिंग के या जो सोशल कल्चर है उसके कंटेक्स्ट में उनकी रिसर्च वर्क करती है। वो देखते हैं कि अगर किसी भी पर्सन के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो सोशल गैदरिंग है या जिस तरह की कल्चर में वो रह रहा है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से उसके जो बिहेवियर है उसमें ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं या इस तरह का पर्टिकुलर बिहेवियर वो शो कर रहा है। ओके, तो ये थी आपकी फर्स्ट थीम। द सेकंड थीम, ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन्स एंड इन्वायरमेंट। Kurt Lewin first proposed the famous equation B is equal to F PE, which suggests that behavior is the product of a person and his environment। अब ये जो आपकी दूसरी थीम है उसका क्या काम है? वो ये स्टडी करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका क्या फंक्शन, वो किसका फंक्शन है? आपका एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन्स एंड एनवायरनमेंट। मीन यहाँ पर क्या है? एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन क्या है? किसी भी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए बेटा, हर पर्सन के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर पर्सन अलग होता है। आप अपनी क्लास के अंदर ही देखिए, पर्सन टू पर्सन आप वेरी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर अनुषा
का जो बिहेवियर है वो सेम होगा गौरी जैसा, या फिर जो है खुशी है वो उसी तरह से बिहेव करेगी जैसे अनन्या कर रही है। तो क्या है, आप लोग क्या करते हैं, वेरी करते हैं, आप एक दूसरे से अलग हैं। द्विज है वो बहुत शांत रहता है। तो अब क्या है, यहाँ पर जब सभी लोगों का एट्रीब्यूट, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं तो आपका बिहेवियर भी तो अलग होगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी अलग है। अब हर किसी बच्चे के घर का इन्वायरमेंट एक सा नहीं होता है, सोशल गैदरिंग एक सी नहीं होती है। कोई न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, कोई जो है जॉइंट फैमिली में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो कोई हॉस्टल में भी रह रहा है बच्चा। तो वहाँ पर क्या है, हर किसी का इन्वायरमेंट अलग होता है और एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं, मीन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। उसका इंटेलिजेंस लेवल अलग हो सकता है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, सब कुछ अलग हो सकता है। तो उसके बेस पर ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो जनरेट होता है। ओके, तो कोटलेविन ने क्या कहा था, जो किसी पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसे कौन बनाता है, एक तो पर्सन और उसका इन्वायरमेंट। पर्सन क्या है यहाँ पे, उसकी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो आपका एट्रीब्यूट हो गया, और या फिर उसका इन्वायरमेंट। इन दोनों के बेसिस पर ही किसी भी पर्सन का बिहेवियर रेगुलेट होता है। We suggested behavior is the product of a person and her environment. What this equation simply tells us is that the variation we find in human behavior are largely due to the fact that persons differ with respect to their various attributes because of their genetic endowments and diverse experiences, and so do the environments they are placed in. अभी हम इसको इस तरह से समझते हैं कि हर किसी ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे फेजेस अलग होते हैं, हम लोग उसी तरह से जो हमारा बिहेवियर होता है वो दो लोगों का कभी भी सेम नहीं होता। हम होता है, हम कहते हैं कि मैं और मेरा नेचर उस मैच करता है इसलिए हमारी फ्रेंडशिप है, जनरल वे में हम बोल देते हैं। लेकिन बेटा देखिए, मैच करना और सेम होना ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप मैच कर सकते हो, आपकी फ्रेंडशिप, हमेशा हमने देखा होगा कि फ्रेंडशिप करते टाइम हम ये देखते हैं कि उस बंदे के साथ हमारा जो नेचर है वो मैच कर रहा है, हम उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। लेकिन मैच करना और सेम होना ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ना। कोई भी दो लोग कभी सेम मैनर में बिहेव नहीं कर सकते, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर जाकर, किसी न किसी पॉइंट पर जाकर एक डिफरेंस हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो कोटलेविन है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि वो डिफरेंट जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। और उसी तरह से हर पर्सन का इन्वायरमेंट अलग होता है। कोई पर्सन किसी तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहोगे तो वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट ज़रूर बनेंगे। आपने देखा होगा कि हम लोग वैसे बोल देते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए कि शायद आपके घर में ऐसा ही होता होगा तभी आपका बिहेवियर ऐसा है, ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं किस पर्सन ने किस तरह के दबाव में आके, प्रेशर में आके किस तरह का बिहेवियर उस समय दे दिया हो। लेकिन किसी की अपब्रिंगिंग को या बैकग्राउंड को दोष देना ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्वायरमेंट का और जो हमारी पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसको जनरेट करने में, बिहेवियर को जनरेट करने में। तो आपका जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी थीम 2 क्या कहती है, वो ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो पर्सन के एट्रीब्यूट्स और इन्वायरमेंट दोनों को स्टडी करना ज़रूरी है। द थर्ड थीम इज़ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉज्ड। Most psychologists believe that all human behavior can be explained in terms of causes which are internal and having location to the outside environment. देखिए यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है। अब ह्यूमन बिहेवियर का कोई ना कोई कॉज होता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कॉज के तो ह्यूमन बिहेवियर जनरेट नहीं होगा। अगर आप हैप्पी हैं या आप सैड हैं
वो क्या है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर आप कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। सपोज़ कि आप क्लास के अंदर आए हो, बड़ा सैड मूड लेकर आए हो, तो अगर आपसे टीचर कुछ पूछती है तो आप बड़े ही अनविलिंगली मैनर में उसको रिप्लाई दे रहे हो, तो वहाँ टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो आपका जो वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो आपने उस टीचर के सामने शो किया, तो वो उसके पीछे एक रीज़न है ना। वो रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, या आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ कुछ झगड़ा हो गया हो, या आपका किसी ब्रेकअप हो गया हो किसी फ्रेंड के साथ अपने। तो वो क्या है, वो रीज़न दिया किसने, उस रीज़न दिया उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जनरेट होने का, जो बिहेवियर आपके अंदर जनरेट हुआ। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि हर बिहेवियर के पीछे एक कॉज होता है, और वो कॉज कैसा हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल कि हम इंटरनल किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज हो रहे हैं। ठीक है, सपोज़ कि आप लोग जो है 11th में जब आप लोग आए थे तो प्रेशराइज हो रहे थे कि कौन सी स्ट्रीम लें। आप कोई कह रहा था आपसे कि कॉमर्स ले लीजिए, कोई कह रहा था साइंस ले लीजिए, कोई कह रहा था ह्यूमैनिटीज़ ले लीजिए। अब ये जो प्रेशर था ये इंटरनल था, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि क्या लूँ मैं क्या ना लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आगे इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ करियर के लिए प्रॉब्लम आ जाए। तो वहाँ पर क्या था, वो इंटरनल प्रेशर था, और उस इंटरनल प्रेशर ने किस चीज़ पर आपके इफ़ेक्ट डाला, आपके बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डाला। अब उसी तरह से एक्सटर्नल प्रेशर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, आउटसाइडर इन्वायरमेंट है, जो हम पर इफ़ेक्ट डालता है। तो लाइक आप अगर एक एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम देने गए हैं, अचानक से बाहर एक शोर होने लगता है, एक बारात जा रही है, उसमें काफ़ी ड्रम वगैरह बीट कर रहे हैं लोग। तो क्या होगा, आपकी जो अटेंशन है वो कहाँ चली गई, बाहर की साइड जो शोर हो रहा है। ठीक है, अब उधर आपको क्वेश्चन पेपर भी अपना सॉल्व करना है, आपके पास 15 और 10 मिनट्स बचे हैं। उधर वो जो शोर है बाहर का वो कम नहीं होने वाला। तो वहाँ पर क्या है, एक एंगर जनरेट हुआ आपके माइंड में। क्या हुआ कि क्या है ये, मेरा एग्ज़ाम हो रहा है बाहर, इसको अभी आना था बारात को। तो वो जो एंगर जनरेट हुआ उसके पीछे का जो रीज़न था वो क्या था, एक्सटर्नल था। आपका जो बाहर का इन्वायरमेंट था उसने जनरेट किया, जो आपके अंदर एक पर्टिकुलर एंगर जनरेट हुआ, उसका रीज़न क्या था, बाहर का इन्वायरमेंट। तो जो हमारा रीज़न हो सकता है, जो कॉज हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ओके, अब there is no one cause of behavior. Human behavior has multiple causes. Psychologists therefore look for causal models where a set of interdependent variables are used to explain a behavior. अब हम जब बात कर रहे हैं कॉज की कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर को जनरेट होने के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, लेकिन जहाँ पर बात हो रही है कि वो जो कॉज होता है वो एक कॉज नहीं होता, वो इंटरलिंक्ड, कई सारे कॉजेज़ होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, तब हमारा जो पर्टिकुलर बिहेवियर है तब जनरेट होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कॉजेज़। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कि आपके सामने मैं चॉकलेट लेके आती हूँ, ठीक है, चिल्ड्रन डे है, और नवंबर में जब मैं आपकी क्लास में आती हूँ तो मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाती हूँ। जब आप लोग चॉकलेट्स देखेंगे तो आप लोग बड़े खुश होते हैं, एक हैप्पीनेस वाला जो मूड होता है वो जनरेट हो जाता है अचानक से। तो अब क्या है, वो बिहेवियर जो आपने हैप्पीनेस वाला बिहेवियर शो किया उसके पीछे सिर्फ वही चीज़ नहीं है कि आपको मैंने चॉकलेट दिखाई तो इसीलिए आप हैप्पीनेस वाली पोजीशन में आ गए। उसके पीछे भी एक रीज़न होगा। क्या रीज़न होगा, आपने चॉकलेट का टेस्ट पहले किया हुआ होगा, तभी तो आपको पता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, हमें मैम लेके आई है हमारे लिए, हम खाएंगे इसे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को टेस्ट ही नहीं किया पहले, तो आपको क्या पता, अगर मैं लेकर भी आई हूँ तो आप लोग सोचोगे कि अरे क्या लेके आई है मैम, पता नहीं, अब इसको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा ये कैसी चीज़ है। ना हैप्पीनेस होगी, ना उस समय सैड वाली फीलिंग आएगी, आपके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर वहाँ पर पर्टिकुलर हैप्पीनेस वाला जो आपका बिहेवियर जनरेट हो रहा है तो उसके पीछे क्या है, चॉकलेट तो है ही। चॉकलेट से पहले क्या है, एक कॉज और है कि आपने उस चॉकलेट को टेस्ट किया हुआ है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरलिंक्ड हो गई ये दो चीज़ें। आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो इंटरलिंक्ड हो गया आपके प्रेजेंट जो बिहेवियर है उसके साथ इंटरलिंक्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत सारे कॉजेज़ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं और थ्योरम देते हैं उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ओके।